मैं हूं डॉक्टर मुस्तफ़ा अहमद। आप प्रोग्राम देख रहे हैं कार्डियक क्लिनिक। ये प्रोग्राम हर थर्सडे को दिल के मरीज़ों के लिए स्पेशली पेश किया जाता है। अगर आपको दिल का मसला है तो आप हमारे प्रोग्राम में लाइव कॉल करके प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। अपने कार्डियक मसले को तफसील से बयान करें और उसका जवाब हम लाइव ऑन एयर लेंगे। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं कि दिल की बीमारियां का कंट्रोल एक्सरसाइज और अच्छी डाइट रखने से है। अगर आप इस बात का ख्याल नहीं करेंगे तो आपको दिल की शरियानों में बंदिश का मसला हो सकता है और उससे एंजाइना की तकलीफ़ या हार्ट अटैक की सूरत में खुदा ना खास्ता ये चीज़ सामने आ सकती है और आपको काफ़ी मसले का शिकार हो सकते हैं। तो इसीलिए प्रिवेंशन इंतहाई ज़रूरी है और उसके लिए बुरी आदतें जिसमें सिगरेट नोशी और सेडेंट्री लाइफस्टाइल को छोड़ना, वॉक करना, रेगुलर एक्सरसाइज करना और नीट एंड क्लीन डाइट खाने से इस बीमारी से बचा जा सकता है। अगर आप दिल के मरीज़ हैं और आपको ये मसला लाहक हो चुका है तो आप हमसे मशवरा ले सकते हैं, लाइव कॉल कर सकते हैं प्रोग्राम में। जब प्रोग्राम में कॉल करें तो अपने टीवी की आवाज़ काइंडली बंद कर दें ताकि आप तक आपका सवाल हमारे तक सही तरह पहुंच सके। हमें कॉल करने का जो टेलीफोन नंबर है मैं वो प्रोग्राम के शुरू में ही आपसे शेयर कर लेता हूँ। हमारा नंबर है 051-945-0030, 051-945-0030। नाजरीन, मैं इंट्रोड्यूस कराना चाहूँगा अपने गेस्ट को। हमारे गेस्ट पाकिस्तान के नामवर कार्डियोलॉजिस्ट हैं। आप एग्जेक्टिव डायरेक्टर रह चुके हैं रावलपिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी के। आप कमांडेंट रह चुके हैं आर्म्ड फोर्सेस इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी रावलपिंडी। आपने पर्सनल फिजिशियन टू प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की खिदमात भी सर अंजाम दिए हैं। इस वक्त आप मेडिकेयर कार्डियक सेंटर चक शहजाद इस्लामाबाद में चीफ इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट हैं और इस इदारे को हेड कर रहे हैं। इसमें तमाम मरीज़ों का इलाज किया जाता है। सेहत इंसाफ कार्ड पे भी हमारे बहुत से मरीज़ हैं जो इस अदारे से मुस्तफ़ीद हो रहे हैं और आप बहुत खिदमात इस फील्ड में सर अंजाम दे रहे हैं। मैं इंट्रोड्यूस कराना चाहूँगा मेजर जनरल रिटायर्ड अज़हर महमूद कियानी, हिलाल इम्तियाज़ मिलिट्री। अस्सलाम वालेकुम सर। सर वेलकम टू द शो। सर मैं प्रोग्राम का आगाज़ शुरू करना चाहूँगा। वैसे दिल की बीमारियों की काफ़ी ज़्यादा हैं माशरे में और उनकी वजह बहुत सी हैं। कौन सा सर ये लाइफस्टाइल से रिलेटेड के क्या किया जाए कि ये बीमारियां कम हों? जी, वो आई थिंक ये हम तकरीबन हर ही प्रोग्राम में इस पे हम ज़्यादा ज़ोर देते हैं कि आप शुरू से ही सेहतमंद आदतें अपनाएं। बचपन से ही माँ बाप की ज़िम्मेदारी बनती है, फिर टीचर्स की ज़िम्मेदारी बनती है, फिर कम्युनिटी की, फिर जब आप स्कूलों और कॉलेजेस में और यूनिवर्सिटीज़ में आते हैं तो वहाँ पे आई थिंक पूरी उनकी फैकल्टी, टीचर्स और दोस्तों की ज़िम्मेदारी बनती है कि सेहतमंद आदतें जो शुरू शुरू में आई थिंक हमारे यहाँ एक बहुत अच्छी चीज़ होती थी कि स्कूलों में पीटी ड्रिल एक्सरसाइज सुबह सवेरे जाते हुए, फिर दरमियान में जो सेशन होती थी उसमें आपको जो टाइम मिलता था उसमें स्पोर्ट्स वगैरह होती थी, फिर शाम को स्पोर्ट्स वगैरह होती थी, पढ़ने का टाइम लग, खेलने का टाइम लग। तो ये वाली बड़ा ज़रूरी है कि शुरू से बच्चे में आदत डाली जाए कि एक्सरसाइज ज़रूरी है, खेलना कूदना बहुत ज़रूरी है, पढ़ाई भी बहुत ज़रूरी है, वज़न को नहीं बढ़ने देना, और जहाँ पे वज़न बढ़ते जाए वह बढ़ना शुरू हो जाए तो वहाँ पे जो मीठी चीज़ें हैं और स्पेशली तली जो चीज़ें हैं जो वज़न बढ़ाती हैं उनका इस्तेमाल कम हो जाए। इवन बच्चों में जैसे कैंडीज़ हैं, टॉफ़ियाँ हैं, च्युइंगम वगैरह है, चॉकलेट्स हैं, ये ऐसी चीज़ें हैं और कोल्ड ड्रिंक्स हैं, इसका इस्तेमाल कम से कम होना चाहिए। और अगर बच्चा जो है वो चबी हो रहा है और मोटा हो रहा है तो इन चीज़ों का इस्तेमाल कम हो जाए और जो सादा खुराक हो लें जिसमें दूध और अंडे का इस्तेमाल ज़्यादा हो, गोश्त का इस्तेमाल हो, ताकि बच्चे की ग्रोथ ठीक हो। और वज़न का इतना कॉन्शियस हो कि आप स्कूलों में नज़र रखी जाए, टीचर भी नज़र रखें और जो सीनियर्स हैं वो भी नज़र रखें कि देखें ओबेसिटी को या मोटापे को चेक किया जाए और जिसका वज़न बच्चे का बड़ा हो जाए और आपका वो मेडिकल जो कि सिस्टम होता है कि आपका मेडिकल हो, वेइंग मशीन हो, उसके ऊपर वज़न किया जाए, अगर किसी का वज़न ज़्यादा वहीं पे चेक हो के वज़न को कम किया जाए और खुराक और एक्सरसाइज ज़्यादा की जाए, खुराक कम की जाए। तो ये सारी चीज़ें जब शुरू से मॉनिटर होती हैं तो जो बच्चा बड़ा होता है और एडोलेसेंस में पहुंचता है तो उस वक्त तक काफ़ी चीज़ें कंट्रोल हो चुकी हैं। ये एज है जिसमें आप ये सारी चीज़ें कंट्रोल कर सकते हैं, फिर एक्सरसाइज स्पोर्ट्स सारी वो हो जाती हैं। और साथ ही साथ आपको खुराक का भी पता होना चाहिए कि देखिए बिल्कुल कोई खुराक ममनू नहीं है, लेकिन कभी कभी उसमें हॉलीडे होती है और आप वो खाना खा सकते हैं। तो
ये अगर शुरू से आते हो तो बहुत बहुत ही स्कूल और घर के लेवल पे सिगरेट नोशी नहीं करनी, और अगर मोटापा नहीं होगा तो शुगर और ब्लड प्रेशर होने के चांसेस कम है, हार्ट अटैक होने के चांसेस कम है, फालिज होने के चांसेस कम है, बाकी ये पित्ते में पत्थरी और इस तरह की चीज़ें ये बड़ी कम हो जाती है। अगर मोटापा ज़्यादा हो तो कैंसर होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। मोटापे को कम करना चाहिए, और साथ ही साथ नींद का पूरा करना, 6 से 8 घंटे नींद का पूरा करना वो बहुत ज़रूरी है। गैर ज़रूरी टेंशन परेशानी उससे बचना है आपने, और कैसे बचना है कि स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व करें अपने आप को, कोई और सेहतमंद एक्टिविटी में इन्वॉल्व करें, तो इससे बचा जा सकता है। अब आई थिंक ज़रूरत इस बात की है कि हम अभी से इस पर काम करना शुरू करते हैं, क्योंकि हमारी रिसोर्सेज हैं, वसाइल बड़े कम हैं, और हम इस बीमारी के इलाज में पैसे पूरे नहीं कर सकते। तो सबसे अच्छा तरीका ये है कि इसके जो परहेज़ और जो इसकी प्रिवेंशन है उस पर ज़्यादा जोर दें, और जो है निचले लेवल से शुरू करें, ताकि ऊपर वाले लेवल पे जो है ट्रीटमेंट के लेवल पे बहुत कम लोग पहुँचे जिनको हमें महंगी महंगी ट्रीटमेंट देनी पड़ती है, स्टेंट डालने पड़ते हैं, या सारी उम्र दवाई खानी पड़ती है, या सर्जरी करनी पड़ती है, या और प्रोसीजर करने पड़ते हैं। तो इसलिए ये बड़ा ज़रूरी है कि इसके ऊपर एक टास्क फोर्स बनाई जाए और हंगामी बुनियादों पे इस पर काम करना चाहिए, क्योंकि ये भी ऐसी इतनी बड़ी वबा हो गई है कि आप देखेंगे एक पेशेंट जो है उससे 2 से 2.5 लाख उसके ऊपर जो है वो स्टेंट का एक का खर्चा होता है, वो बाईपास होता है तो 400 प्लस पे बात चली जाती है, 2-3 स्टेंट डलते हैं तो 4 लाख से ऊपर की बात चली जाती है। दवाइयाँ होती है तो सारी उम्र की दवाइयाँ होती है, और बजट जो है वो महीने का उस पर खर्च हो जाता है, और आपको दवाई जो है वो नुस्खा लिख के देखना पड़ता है कि कौन सी दवाई कौन सा पेशेंट अफोर्ड कर सकता है। दो हमारी अपनी नेशनल कंपनीज हैं, उनकी बहुत सारी दवाइयाँ ऐसी हैं जिनकी कीमतें कम हैं, और वो वही जो काम करती हैं, जो बाहर वाली दवाई महंगी दवाइयाँ काम करती हैं। तो डॉक्टर साहब ने जो देखना होता है कि मेरा मरीज़ कैसे इस कंप्लायंस और इसके ऊपर दवाइयाँ खा सकता है, और खर्चे की वजह से दवाइयाँ बंद नहीं करेगा, तो वो दवाइयाँ लिख के देनी चाहिए जो उसकी जेब अफोर्ड करती है। सर एक कॉलर है, उनको ले लेते हैं, प्रोग्राम में शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम सर। जी, कौन और कहाँ से बोल रहे हैं? सर कोयटा से जावेद इकबाल बोल रहा हूँ। मेरी 60 ईयर एज है। भी जावेद साहब। मुझे सर 3 सितंबर को सर मुझे हार्ट अटैक हुआ था जी। तो 1 माह हो गया मैं मेडिसिन खा रहा हूँ। ये पहली दफा सर मुझे ऐसे हुआ है। ठीक है, आपको तो शुगर तो नहीं है? अभी जी सर। शुगर तो नहीं है आपको? सर मुझे शुगर भी नहीं है, ना मैं स्मोकर हूँ, ना मुझे यूरिक एसिड है, कुछ भी नहीं है। ठीक है। नहीं सर शुगर नहीं है सर। जी, आपने हार्ट अटैक के नहीं बाद सर शुगर नहीं है। जी, आपके हार्ट अटैक के बाद एको टेस्ट हुआ है, उसमें दिल कितने % काम कर हाँ रहा है? सर मेरा इको बिल्कुल ठीक आया। फिर मेरी एंजियोग्राफी हुई थी। ठीक है। एंजियोग्राफी के बाद इन्होंने मुझे कहा कि आपके वाल बिल्कुल सब काम कर रहे हैं, ठीक और है। आपको स्टंट नहीं चलेगा। तो ठीक है। इन्होंने मेरी वो बिल्कुल ओके कर दिया, और मुझे मेडिसिन लिख दी। वो 6-7 किस्म की गोलियां मैं वो खा रहा हूँ। जी, ठीक है। तो अल्लाह का शुक्र है कि मैं बेहतर हूँ। आपका वजन कितना है और हाइट कितनी है? सर हाइट तो मेरी 5 फुट 4 इंच है, और वजन मेरा 57 है। ठीक है। आप क्या पहले चलना फिरना वॉक वगैरह करते रहे हैं या नहीं, वॉक नहीं करते? सर मेरी वॉक बहुत कम थी पहले। ठीक है। अभी कोई प्रॉब्लम तो नहीं होती दवाइयों के साथ? सर मुझे थोड़ा सा काम करूं तो मुझे सांस चढ़ता है सर। ठीक है। एको में आपने बताया कि वो ठीक था, उसमें इजेक्शन फ्रैक्शन होगा, ईएफ कितने % था आपका? सर वो मैंने ज्यादा उसको नहीं देखा इको का, मगर डॉक्टर साहब ने यही कहा था कि आप ठीक हो। ठीक है। क्या आपकी दवाइयों में कोई पेशाब आवर दवाई भी है, स्पायरोमाइड, जी हाँ लैसेक्स? सर, मुझे सर प्रोस्टेट की दवाई दी है डॉक्टर साहब ने। ठीक है। किडनीज का टेस्ट ठीक है आपका, क्रेटिनिन, सीरम क्रेटिनिन? वो भी सही है सर। वो भी ठीक है। ठीक। नेक्स्ट फ्लो का सर कैप्सूल दिया था, बोला जी ये आपने लेते रहना है। आप दवाइयाँ कौन कौन सी इस्तेमाल कर रहे हैं? सर सॉरी, मैं इस वक्त मेरे सामने स्टेटमेंट नहीं है, प्रेस्क्रिप्शन, वरना मैं आपको सारी दवाइयाँ मैं बता देता। बहुत शुक्रिया कॉल करने का, प्रोग्राम सुनते रहिए, आपका सवाल का जवाब लेते हैं। से जावेद इकबाल साहब से 60 साल उम्र है और इनको हार्ट अटैक हुआ अनफॉर्चुनेटली 3 सितंबर को। एंजियोग्राफी हुई जिसमें इनकी आर्टरीज में कोई ज़्यादा बंदिश नहीं निकली, और ये मेडिसिन के ऊपर है, थोड़ा सांस चढ़ता है और उसके लिए मेडिसिन यूज़ कर रहे हैं, इसीलिए पूछना चाहते थे। हाँ, आई थिंक इनके पास इन्हें हार्ट अटैक हुआ है और ये अस्पताल में दाखिल हुए हैं, और फिर दाखिल होने के बाद दवाइयों पे डाला गया है। इनके पास पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं थी कि हार्ट अटैक कैसे हुआ और कितना दिल डैमेज हुआ, इनके पट्टे कितने काम कर रहे हैं। ये हमें पता चलता है जब आप एको करवाते हैं, और एको जब भी हमें सवाल करें या
इस प्रोग्राम में आए हो, कोई पूछना चाहें तो कोशिश ये करें कि आपके टेस्ट आपके सामने पड़े हों, और जिसमें स्पेशली आपको पड़ा होना चाहिए और बाकी ब्लड टेस्ट पड़े होने चाहिए, नुस्खा सामने पड़ा हो कि हम आपसे जो कोई चीज़, उसमें आपकी मदद ज़्यादा हो जाएगी। अगर हम इन्फॉर्मेशन हमें मिलेगी, हम आपको कोई अच्छे तरीके से आपको गाइड कर सकेंगे। अगर इन्फॉर्मेशन नहीं होगी तो हम जनरली एक बात कर लेंगे, जैसे इनका ये है कि लगता ये है कि इनको हार्ट अटैक हुआ है, इनका हार्ट डैमेज हुआ है, इनकी सांस फूलती है, महीना एक हो गया है। नॉर्मली 4 हफ्ते, महीने से 1.5 महीने में बंदा फुली हार्ट अटैक से रिकवर होता है। कई दफ़ा जब आप एंजियोग्राफी करते हैं, या तो इतनी ज़्यादा बीमारी होती है कि कुछ हो नहीं सकता, हम कहते हैं जी दवाइयों पर ही जारी रखें, या फिर दवाई या ऐसी बीमारी होती है कि जिसमें ना सर्जरी हो सकती है, ना स्टेंट पड़ सकता है, और थोड़ी बीमारी होती है और दवाइयों से ही करना पड़ता है। वो होते हैं, अनफॉर्चुनेट होता है कि वो मरीज़ बेचारा थोड़ी ब्लॉकेज होने के बावजूद हार्ट अटैक हो जाता है। लेकिन जब हार्ट अटैक हो जाता है तो ये आपको देखना चाहिए कि आपका हार्ट डैमेज हो गया, कुछ पट्टा जो दिल का वो मर गया है और वो कमज़ोर हो गया और वो काम नहीं करेगा, वो पंपिंग में हिस्सा नहीं लेगा। बाकी जो हार्ट बचता है वो पंपिंग में हिस्सा लेता है। और ये कई दफ़ा जब हार्ट डैमेज होता है तो उसमें से अगर आप इसकी ट्रीटमेंट ना करवाएं और उसमें आप एहतियात ना करें, दवाइयाँ ना लें, तो आपका हार्ट जो है वो फैलता चला जाता है और बड़ा होकर फिर फेल हो जाता है, ये फेफड़ों में पानी भर जाता है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जी मुझे कुछ नहीं हो रहा, मैं ठीक ठाक हूँ, जैसे ये कह रहे थे कि मैं अभी ठीक ठाक हूँ। ये इन्हें थोड़ी बहुत तकलीफ़ होती होगी, उसे इग्नोर करेंगे और फिर डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे। जो तकलीफ़ होगी, जो अगर डॉक्टर को बताना है मुझे ये तकलीफ़ होती है, क्योंकि डॉक्टर ने आपकी तकलीफ़ के हिसाब से जो आपको सिम्टम्स हैं और जो आपका डैमेज हुआ है, जो आपकी हार्ट की हालत, उसके हिसाब से उसने नुस्खा लिखना है। अगर आप कोई इन्फॉर्मेशन मिस करेंगे तो वो भी उसको सही तरीके से आपको इलाज करने में मिस करेगा। इसलिए पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन जो है वो देनी बहुत ज़रूरी है। हमारे बहुत सारे मरीज़ होते हैं, वो आते हैं, हार्ट अटैक होता है तो आके डॉक्टर का इम्तहान लेना शुरू कर देते हैं कि अच्छा जी मुझे ये हुआ था, ये हुआ था, ये हुआ था, आप गैस करेंगे मुझे क्या हुआ था। और फिर जब आखिर में सारी चीज़ हो जाती है, फिर पुराने कागज़ उठा कर सामने रखते जी मुझे ये हुआ था, जी मैंने ये ट्रीटमेंट, ये चीज़ इन्फॉर्मेशन, ये चीज़ ठीक नहीं होती। आप शुरू से बताएं जी क्या हुआ था, कहाँ पे मैंने इलाज कराया था, मुझे क्या सिम्टम हुए थे, मेरा इलाज हुआ था, उस इलाज के बाद अब मेरी क्या तकलीफ़ है जिसकी वजह से मैं आपके पास आया हूँ, तो मुझे बताएं कि मैंने आगे क्या करना। बहुत सा दफ़ा ऐसे होता है कोई सेकंड ओपिनियन के लिए आते हैं, किसी ने कोई टेस्ट बताया, एंजियोग्राफी बताई, वो पूछने के लिए आते हैं जी क्या मुझे ज़रूरत है कि नहीं है। तो वो आप देखते हैं जी कि जिसको भी हार्ट अटैक हो उसको एंजियोग्राफी की ज़रूरत होती है। हाँ, जिसका हार्ट बहुत कमज़ोर हो जाए, 10-15% पे चला जाए, 20% पे चला जाए और सीने में दर्द ना हो रहा हो, हम उसकी फिर एंजियोग्राफी नहीं करते। देखते हैं जी कि जब ज़रूरत पड़ी, इन्हें कोई तकलीफ हुई तो फिर एंजियोग्राफी करेंगे, क्योंकि उस एंजियोग्राफी उस हालत में या उस कमज़ोर हार्ट के साथ ज़रा रिस्की होती है, उसके कॉम्प्लिकेशंस होती है, हार्ट फेल हो सकता है या और मसले हो सकते हैं जिसको कई दफ़ा मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। तो डॉक्टर साहब वो आप देखते हैं जी कि किस वक्त आपकी एंजियोग्राफी ज़रूरी है। तो इसलिए पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन बहुत ज़रूरी है। ये भी मशवरा है कि ये दवाई बाकायदगी से लें, अपने डॉक्टर साहब के पास 2-2 हफ्ते के बाद दिखाते रहें। पहले 1.5 महीना जो काफ़ी ज़रूरी होता है, अगर आपने सही तरीके से इलाज ना किया हो, रेस्ट ना किया हो, फिजिकल एक्टिविटी जो है उस हिसाब से ना की हो, तो फिर आपका दिल बढ़ना शुरू हो जाता है, कमज़ोर होता है और फेल होना शुरू हो जाता है। तो ये बड़ा ज़रूरी है कि शुरू में अपने डॉक्टर साहब, जो कार्डियोलॉजिस्ट जिन्होंने आपको इलाज किया है, उनके पास जाएँ और अपनी जो इलाज है उसका नुस्खा है उसके हिसाब से में तब्दीली करवाते जाएँ। सर एक और कॉलर है, साथ ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सर सलाम। मैंने डॉक्टर साहब से पूछना ये है, मेरा नाम इरफान है, मैं रिटायर्ड सिविल सर्वेंट हूँ, 62 ईयर्स मेरी एज है, जी और ये AFIC में 2019 में ये 3 स्टंट डाले गए। जी बेसिकली फैमिली हिस्ट्री हाइपरटेंशन की है, डायबिटिक नहीं हूँ, नॉन स्मोकर हूँ, जी और 3 स्टंट के बाद पूछा मैं ये सबसे जा रहा हूँ, दवाइयाँ जो मैं ले रहा हूँ वो भी मुझे पता है, जी जी मैं आज आपको बता देता हूँ, लेकिन पूछना मैं सबसे ये चाह रहा हूँ कि ये स्टंट्स जो हैं ये कितना अर्सा इफेक्टिव रहते हैं। एंड सेकंड वन लाइनर क्वेश्चन इज कि आजकल वो बता रहे हैं कि एक्सपायर्ड स्टंट डाले हुए हैं, जी जी तो इसमें कोई ऐसी तरीका कार है जिससे हम अपनी वेसल्स को चेक कर सकें, कोई ऐसा टेस्ट बता दें जिससे, लेकिन वो नॉन इन्वेसिव हो, मतलब कोई एनजीओ शेंजियो ना हो। CT एनजीओ भी जो है वो उसमें निकलनी पड़ती है तमाम, ठीक दैट्स वाई कोई अगर ऐसा टेस्ट है ठीक। आपको कोई इरफान साहब सिम्टम्स तो नहीं है, आप ठीक महसूस करते हैं स्टेंटों के सिम्टम्स बाद? अभी फिलहाल प्रेशर कंट्रोल है सर। ठीक। एक ही दफा चेस्ट पेन हुई थी, जाके जब वहाँ पे चेक किया तो उन्होंने कहा आपकी 3 वेसल्स ब्लॉक हैं, ठीक। वो जो है ना आप अपना हैंडलिंग करनी जी पड़ेगी। ब्लड टेस्ट और एको रेगुलरली कराते रहते हैं? हाँ, मैं सर ब्लड टेस्ट तमाम, मेरा लिपिड प्रोफाइल, रेनल प्रोफाइल, INR ये सब नॉर्मल लिमिट्स में आता है। ठीक। और एको आपकी ठीक आती है? हुआ तो EF जो था वो 60 पर। ठीक है बहुत तो जी मैं ये बोला
वॉक करते हैं? वॉक करते हैं? पहले तो वॉक करता था ये, लेकिन फॉर द लास्ट 2 ईयर ये कोरोना और अब आजकल डेंगू, इसकी वजह से घर में ही जो हो सकती है वो करते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा बाहर निकलने से कोरोना के डेज में तो स्पेशली बिल्कुल नहीं वॉक की। ठीक अब घर में ही जो है एक्सरसाइज, ऊपर नीचे आना जाना। जी, आई होप आप मेडिसिन वक्त पे खा रहे हैं और टाइमली खा रहे हैं सारी। जी जी बिल्कुल सर, मैं इसमें 2 तरह की मेडिसिन खा रहा हूँ। एक तो मेरी मेडिसिन है हाइपरटेंशन की, उसके लिए कॉनकोर एंड रेमीपेस 5 मिलीग्राम एंड 10 मिलीग्राम की स्ट्रेंथ वाली वो ले रहा हूँ। साथ में मैं लाइपेड लोअरिंग एजेंट, हालांकि वो उसकी मेरा सारा नॉर्मल आता है, वो भी मैंने पहले उन्होंने 40 की थी, फिर 20 कर दी, वो लिपिगेट जो टैबलेट होती है उसमें। ठीक है। एंड थर्ड इम्पोर्टेंट इज लो ब्लड प्लस 2 साल लेके फिर मैंने अब उसको सिर्फ लॉपरिन पे कर दी। ठीक हो गया। 75 मिलीग्राम 3 सर। एंड मुझे थोड़ा नींद का इशू था, टेंशन इतनी कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तो नहीं थी, लेकिन उसके लिए डॉक्टर साहब ने मुझे लेक्रोसनिल पे डाला हुआ है, वो भी 1 टैबलेट बिफोर गोइंग टू बेड आई टेक। ठीक है, बहुत शुक्रिया कॉल करने का इरफान साहब। प्रोग्राम सुनते रहिए, आपके सवाल का जवाब लेते हैं। सर इरफान साहब थे, इनकी 62 ईयर्स उम्र है और इन्होंने 2019 में 3 स्टेंट्स डलवाए थे। क्वेश्चन इनके ये है कि क्या ये स्टेंट्स की कोई लाइफ होती है ये, और दूसरा जो पहले मीडिया में बड़ा शोर आया था कि एक्सपायर्ड स्टेंट डाले जा रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट ने भी शायद इसका नोटिस लिया था, तो ये क्या इसको कोई चेक करने का तरीका है कि जो स्टेंट्स हैं? आई थिंक सबसे जो पहले उनके सवाल का जवाब देते हैं कि अगर आपको स्टेंट डाला हुआ तो कोई ऐसे नॉन इन्वेजिव टेस्ट हैं जिससे आपको पता चले कि जी कि आपकी कोई स्टेंट बंद तो नहीं हो रही है, बीमारी आ तो नहीं रही है। एक तो उनके ये बता दें कि जो स्टेंट की उम्र है वो स्टेंट ये स्टेनलेस स्टील या किसी मेटल क्रोमियम कोबाल्ट होता है जो सारी उम्र रहता है। स्टेंट अपनी जगह पे रहता है, इसके अंदर बीमारी आ जाती है, ब्लॉकेज आ जाती है। अगर आपने अपनी एहतियात की और खुराक सही रखी, मेडिसिन बाकायदगी से लेते रहे, एक्सरसाइज करते रहे, कोलेस्ट्रॉल को लिमिट में रखा, तो इंशाल्लाह ज़्यादातर कोशिश होती है इनकी 10 साल 15 साल 20 साल, हमारे पास 20-25 साल से लोग आ रहे हैं जिनको स्टेंट डले हुए हैं तो अभी तक उनके स्टेंट सही काम कर रहे हैं। ये मरीज़ पे बड़ा डिपेंड करता है कि वो कितना डिसिप्लिन्ड है कि अपनी एहतियात भी पूरी करता है, दवाई भी पूरी लेता है और डूज एंड डोंट जो है उनको फॉलो करता है। जो नॉन इन्वेजिव टेस्ट हैं जिससे पता चल सकता है वो एक तो ये है कि आपको सिम्टम्स होने शुरू हो जाते हैं। अगर स्टेंट में ब्लॉकेज आ जाती है फिर आपको सीने में उसी तरह दर्द होना शुरू हो जाता है, सीने में आपको जकड़न होती है, वॉक करते हैं, सीढ़ियाँ चढ़ते हैं, नहाते हैं, खाते हैं, वजनी चीज़ को उठाते हैं, ऊंचा बोलते हैं, गुस्सा करते हैं तो आपको सीने में दर्द होता है। और अगर वो नहीं होता और आपको वैसे ही शक पड़ता है कि शायद मुझे कुछ हो ना रहा हो, इतने साल हो गए मेरे स्टेंट डले हुए हैं, तो हर साल आपको कम से कम स्ट्रेस टेस्ट ETT या फिर थैलियम स्कैन वो ज़रूर करवा लेना चाहिए। और कई दफ़ा होता यह है कि आपको सिम्टम्स नहीं होते, आपका साइलेंट प्रॉब्लम होता है, आप जब ETT करवाते हैं तो उस पर ETT आपकी ख़राब होनी या ECG ख़राब होनी शुरू हो जाती है या फिर थैलियम में आना शुरू हो जाता है। वहाँ से हमें इंडिकेशन मिलती है कि जिस नालियों में जिन नालियों में हमने स्टेंट डाले थे उन नालियों के एरिया में ख़राबी आ रही है और चेंजेस आ रही है और हमें फ़र्दर स्टडी करने की ज़रूरत है। और उसमें फ़र्दर स्टडी में जब हमें ये पता चल जाए कि इनमें ये ख़राबी आ रही है तो फिर CT एंजियो की बजाय फिर प्रॉपर एंजियोग्राफी कर लेनी चाहिए। जो कन्वेंशनल एंजियोग्राम है जो हमें 100% पता है, गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट है जो 100% में पता है, वो करवा लेनी चाहिए। अगर वो इनमें से कोई भी नहीं है, आपका थैलियम भी ठीक है, स्ट्रेस टेस्ट भी ठीक है, सिम्टम्स भी ठीक है, कोई नहीं है, तो फिर ये मेडिसिन कंटिन्यू करें। मेडिसिन कभी अपने डॉक्टर के मशवरे के बगैर बंद ना करें। बहुत सारी मेडिसिन जो होती हैं वो आपकी डिजीज़ को कंट्रोल करके रखती हैं, जो उसके बढ़ावा होता है उसको रोक के रखती हैं, डिजीज़ को स्लो कर देती हैं या डिजीज़ को रोक देती हैं। और अगर आप जब छोड़ देते हैं तो फिर वो डिजीज़ बढ़नी शुरू हो जाती है। ना सिर्फ उन स्टेंट्स के अंदर वो बीमारी आ जाती है बल्कि नई जगह भी जहाँ पे नई स्टेंट डले हुए वहाँ पे भी बीमारी आती है, वहाँ पे ब्लॉक्स आते हैं और ये प्रॉब्लम होने शुरू हो जाते हैं। जहाँ दूसरा क्वेश्चन था एक्सपायर्ड स्टेंट। देखिए एक्सपायर्ड स्टेंट जो नॉर्मली होता है कि पहले से 1 से 3 महीने में कोई हो तो उसमें से एक हम गुंजाइश आपके पास होती है कि किसी वजह से उसका एज सच ब्लॉकेज का कोई नहीं होता सिलसिला, वो डाल सकते हैं, लेकिन उनकी स्टरलाइजेशन का होता है जी कि क्या वो प्रॉपर्ली रीस्टरलाइज होकर दोबारा किए जा सकते हैं, ड्रग जो उनके अंदर लगी है क्या उसमें उतना असर रहता है कि नहीं रहता। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम जो होता है विद इन 3 मंथ्स अगर डाल जाए आफ्टर एक्सपायरी तो वो तो ठीक रहता है। अगर उसके बाद हो जाए तो फिर उसका बड़ा डाउटफुल होता है, उनको रीवैलिडेट करना पड़ता है कि है कि नहीं है। अब ये वाला जो उनके बंद होने के चांसेस, आई डोंट थिंक उनके बंद होने के चांसेस होते हैं। अगर उसका कोई ऐसा कोई सिलसिला है भी है, हमारे पास जो है पेशेंट है शुरू में हमारे पास जो होते थे बाहर से सैंपल्स आते थे, वो करते थे, डालते थे और उसमें लोगों को कोई ऐसा कोई इस तरह कोई इशू नहीं होता था।
और अगर उसमें कोई स्टेंट में कोई ब्लॉकेज आने के चांसेस बहुत कम है। स्टेंट थ्रोम्बोसिस के या क्लॉट बनने के उसी वक्त चांसेस है जब आप एस्पिरिन और क्लोपिडोग्रिल जो दवाइयाँ खून पतला करने वाली वो बंद करते हैं, फिर उसमें स्टेंट बनता है, जो है वो जमता है। या अगर आपकी शुगर कंट्रोल नहीं हुई, 200-300 जा रही है और आपका HbA1c 8-9 से ऊपर जा रहा है, तो फिर उस वक्त स्टेंट बंद होते हैं। ब्लड प्रेशर नहीं कंट्रोल होता तो उससे स्टेंट होते हैं। स्ट्रेस अननेसेसरी होता है तो या तो स्टेंट बंद होते हैं या फिर आपको अंजाना होना शुरू हो जाता है। तो ये वाली जो चीज़ है अभी हमारे पास, आई थिंक ये कई दफ़ा बहुत बड़ा स्कैंडल बन जाता है। छोटी सी चीज़ होती है, बहुत बड़ा स्कैंडल बन जाता है। कोई किसी चीज़ ना एक्सपायर्ड दवाई इस्तेमाल करनी चाहिए, ना एक्सपायर्ड स्टेंट इस्तेमाल करना चाहिए, अनलेस के कोई मजबूरी हो कि आपके पास स्टेंट ना हो और कोई पड़े हुए के स्टोर में और आपने उन्हें डिस्ट्रॉय नहीं किया तो कहीं लाइफ सेविंग है तो उसमें डाल दें। लेकिन अदरवाइज जब आपके पास एक प्रॉपर ड्यूरेशन वाले नॉन एक्सपायर्ड स्टेंट पड़े हैं तो वही डालने चाहिए। नॉन एक्सपायर्ड दवाइयाँ तो वही इस्तेमाल करनी चाहिए, एक्सपायर्ड दवाइयाँ इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। और ये आदत डालनी चाहिए कि जहाँ पे आपको अभी जैसे रिसेंटली ये सिलसिला शुरू हुआ तो इवन वो भी पेशेंट भी पूछ लीजिए कि इसकी एक्सपायरी डेट ठीक है। हम जैसे ग्रोसरी शॉप में जाते हैं, दूध खरीदने जाते हैं, दही खरीदने जाते हैं तो उनसे पूछते हैं जी इसकी एक्सपायरी डेट क्या है, क्या दूध एक्सपायर तो नहीं हो गया, दही की डेट एक्सपायर तो नहीं हो, एक्सपायर हो गई है, कोल्ड ड्रिंक्स है तो उसमें से आप वो चीज़ नहीं लेते। तो इसलिए ये आदत ज़रूर डाल लेनी चाहिए कि पूछना ज़रूर चाहना है जी कि इसमें कोई एक्सपायर्ड चीज़ तो नहीं है। जानबूझ के एक्सपायर्ड जो डालना है वो क्रिमिनल हो जाता है। वो जब आपके पास नॉन एक्सपायर्ड पड़े हो डाल सकते हो तो वो आप एक तरफ कर दे। अभी तो ये होता है कि जब आपके पास कोई एक्सपायर्ड चीज़, आजकल तो हम जब वेंडर से या कंपनियों से चीज़ लेते हैं तो जब उनकी नियर एक्सपायरी आता है, 2-3 महीने रहते हैं एक्सपायरी के नज़दीक, तो हमने कहते हैं जी कि अपना सामान उठा लें, हमें नहीं जो लॉन्ग एक्सपायरी डेट वाली जो प्रोडक्ट्स हैं वो यहाँ पे रखते। तो आजकल कोई इशू नहीं है और कंपनियाँ ऐसे करती हैं, लॉन्ग एक्सपायरी वाले हमारे पास रखते हैं। वो अगर वो हमसे लेके विद इन दी स्टिपुलेटेड टाइम वो अपना जो डिवाइस है इस्तेमाल कर लेते हैं, अदरवाइज नहीं होती तो डिस्ट्रॉय कर देते हैं। ठीक है सर, एक और कॉलर है हमारे साथ, उन्हें कॉल ले लेते हैं। कमर्शियल ब्रेक का टाइम है सर, नाजरीन हाजिर होते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद। हमें आपने ईमेल के ज़रिए भी रब्ता किया और cardiaclinic@k2.tv पे ईमेल की। मैं एक ईमेल शामिल करना चाहूँगा। सर हमें राजा शौकत ने ईमेल किया, उनका बाईपास हुआ 2008 में और वो मेडिसिन ले रहे हैं बाकायदगी से, लो प्लेट 75 मिलीग्राम और बाकी दीगर मेडिसिन भी खाते हैं। उनको वैक्सीन लगी और उसके बाद उनका बीपी फ्लक्चुएट किया, उन्होंने अपना ब्लड सीपी रिपीट कराया जिसमें उनके प्लेटलेट्स 85,000 पे गए हुए थे और बाद में 19 सितंबर को दोबारा रिपीट कराया जिसमें वो 60,000 पे थे। तो वो पूछना चाहते थे कि इसको आगे अब कैसे लेके चलना होगा। ये क्या अभी ब्लड थिनर कौन सा ले सर रहे हैं? लो प्लेट लेते हैं लो प्लेट, 75 उन्हें बस लो प्लेट बंद कर देनी चाहिए और कम से कम 1 हफ्ता बंद रखें और हफ्ते के बाद अपने प्लेटलेट काउंट दोबारा करवाएं। अगर 1 लाख से ऊपर हो जाएं तो फिर लो प्लेट की जगह पे फिर लोप्रिन शुरू कर दें। लो प्लेट को बंद रखें और एस्प्रिन जो है 75 मिलीग्राम या लोप्रिन 75 मिलीग्राम वो शुरू कर दें। ठीक है सर, एक कॉलर हम प्रोग्राम में शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम, कौन और कहाँ से सर बोल? मैं हजीर बोल रहा हूँ हरिपुर से। जी सवाल कीजिएगा। मैंने सर FIC से आज से 5 महीने पहले यानी 5वें महीने की 24-25 तारीख को मैंने करवाया था ओपन हार्ट सर्जरी। जी जी। तो मैंने मेडिसिन खाना खा रहा था लेकिन अभी सर मेरे ये कमर के नीचे थोड़ा सा पेन हो गया है। कुछ लोग कहते हैं ये छाती के, मैंने बहुत दवाइयाँ इस्तेमाल की है, कराई है, दूसरी MRI भी कराई है लेकिन वो दवाइयाँ वगैरह दी है लेकिन कुछ फर्क नहीं। ये आपकी वजह से इसकी वजह से हो रहा है या क्या मसला है? जी ये पेन आपने बताया वो कमर के निचले हिस्से में हो रहा है? जी क्या ये बाई रान के बिल्कुल ऊपर सर, ठीक है। जहाँ पे जोड़ मिलता है ना वहाँ पे जी, दर्द हो रहा है। सही। आपकी उम्र कितनी है? मेरी उम्र सर है 64 है सर। 64। और आपका क्या वजन ज़्यादा तो नहीं है? नहीं वजन नहीं सर, मेरा कद है तकरीबन 6 फुट और हाइट 6 फुट है और वजन तकरीबन 30 kg। ठीक है। और पहले ये ज्यादा था लेकिन अभी कम हो गया। ठीक है। और दूसरा सर एक और भी बात होगी जब मेरे हाथ ये ओपन हार्ट सर्जरी के बाद मेरे हाथ कांपना शुरू होते हैं, पता नहीं क्या। पहला मैं खुराक ठीक खाता हूँ, जी पहले 2 महीने मेरी खुराक का थोड़ा मसला बना रहा है, मैं खुराक नहीं खा नहीं सकता। ठीक लेकिन है। अभी इंशाल्लाह मैं खाता पीता ठीक हूँ। जी। लेकिन ये एक तो मेरी शिवरिंग हो गई है हाथों की और दूसरा ये पेन नहीं छोड़ रहा है मुझे सर। ये बिल्कुल ऊपर यहाँ पे बाईं टांग ऊपर जाकर जी, जी। ये पुल से मिलती है, वहाँ के अंदर की पेन होता है और वही
दर्द नीचे दर्द नहीं होता, लेकिन फिर सुन हो रही है ये मेरी शुगर जो तो है जी, पिंडली और पाँव। शुगर तो नहीं है आपको? शुगर तो नहीं है? शुगर जी सर, शुगर शुगर है सर, लेकिन कंट्रोल में सर ये खाता हूँ क्या कहते हैं ये 50/100, तो उससे मेरा कंट्रोल है, शुगर कोई मसला नहीं होता। ठीक है। और ये आप बताएं कि आप झुकते हुए दर्द ज़्यादा होती है जब नमाज वगैरह जिस तरह पढ़ते हैं, झुकते हैं उस वक्त दर्द? मैंने सर झुकता जब से कि मैं झुककर वुजू किया पाँव धोने के लिए, तो उससे बाद मेरा ये पेन शुरू हुआ है। मैंने बहुत ट्रीटमेंट कराया लेकिन नहीं फर्क पड़ा। ठीक है। मैंने कहा फिजियोथेरेपी डॉक्टर साहब का प्रोग्राम देख रहा था, मैंने कहा डॉक्टर साहब आपने हमारे बोला जनरल साहब जी हैं, उनसे पूछता हूँ, जी हो जी, सकता है आपने क्या आपने बोला कि आपने एमआरआई भी कराया था, तो उसमें कई हड्डियों के मोरों का मसला तो नहीं निकला? L4 L5 के L4 L5 में वो कहता था ये वो था नर्व सर्जन, ठीक तो है। वो कहता था, लेकिन उसे दवाई दिया, कहता ये ठीक हो जाएगा, लेकिन नहीं ठीक हुआ। ठीक है, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। प्रोग्राम सुनते रहिए, आपके सवाल का जवाब लेते हैं। हाँ सर, हरीपुर से कॉल थी, बाईपास हुआ था मई में। शुगर के मरीज हैं, 64 ईयर्स उम्र है, कमर में दर्द होती है। एक तो पूछना चाहते थे ये दिल से इसका कोई ताल्लुक तो नहीं है? नहीं नहीं, बिल्कुल ये जो डिस्क्राइब कर रहे थे, इनको ज़्यादातर जो नीचे के मोरे हैं, कमर के मोरे हैं, उनमें फ़र्क लगता है। और जैसे वो L4 बता रहे थे, वहाँ पे कंप्रेशन होगी और नर्व को कंप्रेस किया होगा, शियाटिका टाइप पेन है। ये दिल से अनरिलेटेड है, इसका दिल के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। वो एक या तो ऑर्थोपेडिक सर्जन को दिखाएं या स्पाइनल सर्जन को दिखाएं, और वो ज़रा सही तरीके से नहीं बता सकेंगे कि क्या एमआरआई में अगर कोई कंप्रेशन है फिर तो कुछ कर देंगे, कि कंप्रेशन नहीं है तो हो सकता है कि सिर्फ फिजियोथेरेपी और दवाइयों के साथ ही वो ठीक हो जाए। तो ये इसका दिल के साथ बिल्कुल कोई ताल्लुक नहीं है। बात अपनी जो दिल की दवाइयाँ वो ये लेते रहें, लेकिन ये कमर वाला दर्द है अलग, अपने किसी दूसरे स्पेशलिस्ट जो कंसर्न स्पेशलिस्ट है उसको दिखा के उसका इलाज करवाएं। ठीक है सर, एक और कॉलर है, ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन और कहाँ से बोल रही हैं? जी, मैं आयशा बात कर रही हूँ रावलपिंडी से। जी, सवाल कीजिएगा। जी, मैं तकरीबन पिछले साल मुझे स्टंट पड़ा था, जी और उसके बाद ये कि अब चलती लेकिन सांस बहुत ज़्यादा फूलता है, साथ खांसी भी होती है, जी और नोकलाट में ले रही हूँ डबल वाली 75 वाली। जी, ठीक है। और उसके बाद कार्सल ले रही हूँ, रात को ले रही हूँ 25 वाली, और सुबह में ले रही हूँ 50 वाली। ठीक है। और उसके बाद मैं एक दवाई ले रही हूँ, मैं ये दूसरे क्या कहते हैं वॉल्टिक एसी वाली, जी ठीक है। वो भी मैं ले रही हूँ। ठीक है। और साथ उन्होंने एक और भी मुझे मेडिसिन दी थी लेकिन वो उन्होंने कहा कि इतना 5 दिन के लिए लेनी है, लेकिन अब ठीक है। तकरीबन मैंने बंद कर दी है। आपने बोला आपको सांस फूलती है, और जी, सांस कितना फूलती है। सांस फूल जाती है? यानी कितना चलने पे, 5-10 कदमों पे, या थोड़ा ज़्यादा चलने पे? तकरीबन मतलब कि मेरे घर में 12 मतलब कि सीढ़ी है, लेकिन उसमें ऊपर नीचे करने से मुझे सांस एकदम फूलता है। आपका या थोड़ा सा भी काम कर लूँ तो तभी फूलता है। जी, वजन ज़्यादा तो नहीं है? वजन ज्यादा है जी। और ये बताइए, आपका एको स्टेंटिंग के बाद तो नहीं हुआ कभी? नहीं, ठीक है। मतलब स्टंट ठीक काम कर रहा है, मतलब हर 3 मंथ बाद में चेकअप लाजमी करवाती हूँ। ठीक है। वो उसमें आपका एको हुआ होगा, और उसमें उन्होंने दिल की परसेंटेज बताई होगी कितना काम कर रहा है। क्या बता सकती हैं कितना इजेक्शन फ्रैक्शन था, कितने % काम कर रहा है दिल? मतलब कि उन्होंने नहीं बताया, मतलब कि इस चीज के बारे में। ठीक है। मतलब अटैक भी हुआ था ना, शरीर अटैक पड़ा था। ठीक है। आपकी दवाइयों में कोई उन्होंने आपको ये तो नहीं बताया कि दिल कमज़ोर है, और कोई पेशाब आवर दवाई बीच में स्पायरोमाइड लेसिक्स दी हो उन्होंने? नहीं नहीं, ये चीज उन्होंने नहीं दी। ठीक है। बाकी ब्लड टेस्ट वगैरह ठीक है आपके? हीमोग्लोबिन ठीक जी है? जी जी, ब्लड टेस्ट वगैरह सब ठीक है, शुगर वगैरह भी ठीक है, अब बीपी भी कंट्रोल में है। आखिरी दफ़ा ब्लड टेस्ट कब कराए थे आपने? लास्ट दफा तकरीबन 6 महीने पहले करवाए थे। ठीक है। बहुत शुक्रिया कॉल करने का। प्रोग्राम सुनते रहिए, आपके सवाल का जवाब लेते हैं। अफशा थी सर, रावलपिंडी से कॉल की। इन्होंने 1 साल पहले स्टेंट डाला था, और दवाइयाँ इस्तेमाल कर रही हैं, लेकिन सांस चढ़ना शुरू हो गया इनको। हाँ, एक आई थिंक जो सबसे बड़ी वजह लगती है, जैसे आपने पूछा था वज़न का, वज़न उनका ज़्यादा है, और मुझे ये भी
लगता है कि वज़न इनका ज़्यादा, तो ये चलती नहीं होगी, वर्जिश नहीं होगी। नॉर्मली वर्जिश और वॉक करना जो है वो बड़ा ज़रूरी होता है हार्ट पेशेंट्स के लिए। और एक और इन्फॉर्मेशन जो उन्होंने नहीं दी कि एको करवाया था, तो एको में हार्ट कितने % काम कर रहा था, इजेक्शन फ्रैक्शन कितनी थी। तो अगर ये कहते हैं जी बहुत बड़ा हार्ट अटैक हुआ था और मैं जो है वो बहुत सख्त हार्ट अटैक हुआ था, तो हो सकता है उसमें डैमेज हुआ हो और अभी जो है वो डैमेज बढ़ गया हो, या हार्ट की कमज़ोरी बढ़ गई हो, या हार्ट का साइज़ बढ़ गया हो, तो इन्हें दोबारा अपने कार्डियोलॉजिस्ट को चेक करवाना चाहिए और अपने ब्लड टेस्ट हर 3 महीने के बाद करवाएं और टेस्ट करवा के उसमें एको टेस्ट ज़रूर करवाएं। चेस्ट एक्सरे, छाती का एक्सरे ज़रूर करवाएं, एटको करवाएं और सारे ब्लड टेस्ट ज़रूर करवाएं। हो सकता है कि अभी इनकी नुस्खे में कोई तब्दीली करनी हो, और साथ ही साथ अगर वहाँ पे कोई इतना बड़ा मसला नहीं हो, डॉक्टर के मशवरे के साथ अपनी वॉक शुरू कर दें। कम से कम आधा घंटा डेली आपकी वॉक होनी शुरू हो जानी चाहिए। अगर आप वॉक नहीं करेंगे और वेट ऐसे ही बढ़ता रहा तो आप बिल्कुल आखिरकार व्हील चेयर पर आ जाएंगे और आप चल भी नहीं सकेंगे। देखिए, एक उम्र होती है जहाँ पे आप वॉक कर सकते हैं और अपना वज़न कम कर सकते हैं, या वज़न आप कोशिश करते हैं नहीं कम होता, तो एटलीस्ट जो वज़न है उसके साथ वॉक करना तो सीखें। आपके फेफड़े तो सही काम करें, आपका हार्ट सही काम करे, आपकी टांगें सही काम करें, आपके बोझ हल्का होगा तो कमर पे बोझ हल्का होगा, घुटनों पे बोझ हल्का होगा, टखनों पे बोझ जो है वो हल्का होगा, और आपके जो मसल है वो स्ट्रांग हो गए, आप में थकावट ज़्यादा नहीं होगी। वज़न ज़्यादा भी हो तो तब भी उसके साथ आप फर्स्ट क्लास गुजारा कर सकते हैं, लेकिन पहले कोशिश करें कि वज़न कम करें। इनकी इन्फॉर्मेशन भी पूरी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं थी। मैं चाहूँगा कि ये दोबारा अपने ब्लड टेस्ट सारे करवा के, ईको का टेस्ट करवा के, और नेक्स्ट टाइम हमें अपने रिपोर्ट्स के साथ हमें दोबारा फ़ोन करें, सामने रिपोर्ट्स रख के और सामने अपने जो है नुस्खा रख के फिर हमारे साथ ये बात करें। ठीक है सर, एक और कॉल ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। कौन और कहाँ से बोल रही हैं? सर मैं जीनत बात कर रही हूँ डेरा इस्माइल खान से। जी सवाल कीजिएगा। डॉक्टर साहब, ये सवाल था कि मेरे फादर है 77 एज है उनकी। 2017 में उनको हार्ट अटैक हुआ था, तो वो AFIC गए थे, तो उन्होंने 4 स्टंट डाले थे उनको। जी जी। तो ये कुछ साल तो 5 साल आराम से गुजरे, लेकिन पिछले दिनों 1-1.5 महीना पहले उनके पेट में कोई तकलीफ हुई थी, तो वो शायद कह रहे थे कि बदहजमी की शिकायत है। फिर दिल में दर्द हो रहा था थोड़ा सा, फिर भी वो नहीं मान रहे थे। फिर मैंने कहा एंजिसेट की गोली रख दे, के जनक यानी ने कहा था टीवी पर, लेकिन वो रख नहीं रहे थे, लेकिन बड़ी मुश्किल से रखी, जो उन्होंने कहा था कि कोई ज़रूरत नहीं है। तो डॉक्टर साहब ये पूछना था कि उन्होंने कुछ अर्सा तक ना कोलेस्ट्रॉल की गोली बंद कर दी थी ना, कि मेरी कमर में दर्द है, तो यहाँ रैंडमली किसी डॉक्टर ने कहा था कि कमर में दर्द इसलिए ज़्यादा हो रहा है कि कोलेस्ट्रॉल की गोली आप खा रहे हैं, वो मुकम्मल बंद कर दी थी। तो वो AFIC जब गए थे तो उन्होंने एंजियोग्राफी वगैरह की थी, 2 वो स्टंट्स में उनको ब्लॉकेज नजर आ रहा था, एक वॉल्व लीक कर रहा था, तो उन्होंने कहा था कि हार्ट सर्जरी होगी। अब वो जहनी तौर पर तैयार होके गए थे, लेकिन वो AFIC के कमांडेंट ने फिर कहा था कि हार्ट सर्जरी तो रूल आउट कर ली थी। उन्होंने कहा था कि आप जब तक दवाई पे चल सकते हैं आप दवाई पे चलें जब नॉर्मल है। बस ये पूछना था कि उन्होंने जो कोलेस्ट्रॉल की गोली बंद की थी, अब यूज की है, उन्होंने फिर डॉक्टर साहब से पूछा था कि उसका साइड इफेक्ट तो नहीं था, तो उन्होंने कहा था साइड इफेक्ट इसलिए नहीं था क्योंकि कोलेस्ट्रॉल लेवल आपका ना हर टेस्ट में नॉर्मल आ रहा था, लो आ रहा था, कम ज्यादा नहीं आ रहा था। तो बस इस चीज का पूछना था कि कोलेस्ट्रॉल की गोली से ये दोबारा हुआ या क्या, क्योंकि वो वॉक भी बहुत रेगुलरली करते हैं, हर काम रेगुलरली करते हैं, चल के करते, गाड़ी तो स्मोकिंग तो नहीं करते? स्मोकिंग तो नहीं करते या कोई? स्मोकिंग तो अब्बू कहते 50 साल पहले ही छोड़ दी थी उन्होंने जी। और भी कोई चीज यूज तो नहीं करते, नस्वार वगैरह या ऐसे तो नहीं है? नहीं, अल्लाह का शुक्र है वो नहीं करते। शुक्र है। जी, शुगर तो नहीं है उनको? शुगर भी नहीं है। ठीक है। और आपने बोला उनको दोबारा उनकी एंजियोग्राफी हुई थी, ये कितना अर्सा पहले हुई है? नहीं, दोबारा एंजियोग्राफी टेस्ट किया था उन्होंने। जी जी। दोबारा कितने अर्सा पहले हुई है? ये 1-1.5 महीना पहले। 1.5 महीना पहले हुई है। इससे पहले या इसके साथ उनका एको टेस्ट भी हुआ होगा? इनकी इजेक्शन फ्रैक्शन कितनी है, उसमें दिल कितने % काम कर रहे हैं? सर मैं झूठ नहीं बोलूंगी, मैं दूसरे कमरे से बात कर रही हूं, उन्होंने मना किया था कि फोन ना करना। तो इसे मुझे पता नहीं है। चलें ठीक है, प्रोग्राम सुनते रहिए, आपके सवाल का जवाब लेते हैं। नाज़रीन, एक छोटी सी ब्रेक का टाइम हुआ, इस सवाल का जवाब ब्रेक के बाद लेते हैं। हाजिर होते हैं छोटे से कमर्शियल ब्रेक के बाद। नाज़रीन, आप प्रोग्राम देख रहे हैं कार्डियक क्लिनिक। हम पहले कॉलर्स का जवाब ले लेते हैं। हमारे साथ ब्रेक से पहले जीनत थी जिन्होंने DI खान से कॉल की, और उनके फादर 70 ईयर्स ओल्ड हैं। उनको सर MI हुआ था 2017 में और 4 स्टेंट पड़े थे। उनकी दोबारा अभी एंजियोग्राफी हुई और उनको कुछ प्रॉब्लम हो रही थी, और उसमें उनके 2 स्टेंट्स में कुछ ब्लॉकेज आया और एक वाल्व लीक कर रहा था। पहले बाईपास बताया गया, फिर
उन्होंने कहा दवाइयाँ खाएं और दवाइयाँ बाकायदगी से खाएं। अभी उनको दोबारा से चेस्ट डिस्कम्फर्ट हो रही है और इस बारे में वो सवाल करना चाहती थी कि इसका आगे किस तरह इसको प्रोसीड किया जाए। हाँ, मेरा ख्याल है कि इनका जो अभी इनका एंजियोग्राफी हुई है उसमें हो सकता है कि स्टेंट में ब्लॉकेज हो, नालियों में ब्लॉकेज हो, साथ ही उनका एक वाल्व कोई लीक कर रहा हो, तो 2 ऑपरेशन की शायद ज़रूरत हो, एक बाईपास की और एक साथ वाल्व चेंज करने की, वाल्व की सर्जरी करनी हो। तो उसमें रिस्क बढ़ जाता है जब 2 मेजर सर्जरीज जो हो रही हों। तो वो सर्जरी का रिस्क उन्होंने बताया होगा। उन्होंने कहा कि अगर इतना लंबा काम है और मरीज़ भी जो है वो इतना विलिंग नहीं है तो फिर दवाइयों के साथ इसको ट्रीट किया जाए। उम्र भी इनकी 70 के करीब है, तो इसलिए दवाइयों के साथ ही उनके सिम्टम कंट्रोल किए जाए। और उसमें बेहतर ये है कि जो दवाइयाँ थी कि दवाइयाँ तो उन्होंने कोई ज़्यादा बताई नहीं है, लेकिन मेरा सबसे पहले इन्हें ये होगा कि क्योंकि ये हम अगर वो नहीं चाहती कि वो सुने तो फिर तो उन्हें वो दवाइयाँ ही देती रहें और फिर डॉक्टर के मशवरे से 1-2 दवाइयाँ जो बीच में और ऐड करनी है वो बीच में ऐड कर लें। यानी कि दवाइयाँ आप ज़रा एक दफ़ा बता देंगे क्या उन्होंने बताई थी? मेडिसिन ले रहे हैं, उनके पास शायद थी नहीं उस टाइम पे और वो उनके और एको का भी नहीं बताया था, एको का भी नहीं कागज़ बता उस वक्त सके। नहीं जी थे। सर। तो उन्हें चाहिए कि वो जो दवाइयाँ वो बाकायदगी से लें, उसमें कोई नागा ना हो और कोई ज़्यादा वक्फा ना हो। फिर पेट भर के खाना ना खाएं, भूख रख के खाना खाएं, जितना चल सकते हैं आराम से उतना चलें, नहाएं तो आराम से बैठ के नहाएं, कोई चढ़ाई वाई ना चढ़ें, कोई सीढ़ियाँ ना चढ़ें, कोई वजनी चीज़ ना उठाएं, नींद अपनी 6 से 8 घंटे पूरी करें और नमक का इस्तेमाल कम करें। यानी तरकारी में नमक कम हो और बाकी आटे चाय में नमक ना और किसी चीज़ के साथ नमक लगा के ना खाएं। और जो दवाइयाँ लिख के दी हैं दवाइयाँ बाकायदगी से खाएं। हो सकता है कि इन दवाइयों के साथ कुछ और दवाइयाँ भी शामिल करनी पड़े और उन्हें यही उम्मीद दें कि दवाइयों से इंशाल्लाह बेहतर हो जाएगा, शायद सर्जरी की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि इनके पेपर हमारे सामने होते, जो डॉक्टर साहब ने वहाँ पे एडवाइस किया FIC में, वो हमें पढ़ के सुनाते थे उन्होंने क्या एडवाइस किया, तो हमें भी कुछ समझ आ जाती कि किस वजह से उन्होंने एडवाइस किया। लेकिन मोस्ट प्रॉब्ली वो इतना कॉम्प्लिकेटेड उनका केस है कि वो नहीं चाहते कि वो रिस्क भी ज़्यादा होगा, सर्जरी ना हो, तो ये दवाइयाँ ही कंटिन्यू करें। और कई दफ़ा दवाइयों के साथ आपको आराम आ जाता है और आपकी जो सीने का दर्द और सांस वगैरह वो बेहतर हो जाता है, बशर्ते कि आप बाकायदगी से दवाई खाते रहें और जो आपको परहेज़ बताया है उस पर अमल करते रहें। सर ब्रेक में एक कॉल आई है मानसेरा से और सुजात साहब थे, उनको 2006 में हार्ट अटैक हुआ, 2019 में उनको 2 स्टेंट डले और फिर उसके बाद दोबारा एंजियोग्राफी हुई जिसमें उनके स्टेंट पेटेंट थे और सही काम कर रहे थे। वो कहते हैं उनको दोबारा से अभी चेस्ट पेन होती है और वो कोप्लेवेक्स, लिपिगेट और नेबिल का इस्तेमाल कर रहे थे। वो इस बारे में मशवरा करना चाहते थे। जी जी बिल्कुल, आई थिंक ये दवाइयाँ इस्तेमाल करते रहे कि अगर आपको बता दिया गया है कि आपके स्टेंट सही काम कर रहे हैं, उनमें ब्लॉकेज नहीं है, तो फिर आई थिंक कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हो सकता है कोई थोड़ी बहुत ब्लॉकेज हो जिसमें से आपको कुछ और दवाइयाँ जिस तरह नाइट्रेट्स वगैरह हैं, नाइट्रोमेंट है या सस्टैक है, ऐसी दवाइयाँ इस्तेमाल करें जिससे आपका दर्द जो है वो ठीक हो जाए। लेकिन आपको ये इस पर तसल्ली रखनी चाहिए कि जब आपकी एंजियोग्राफी हो गई है तो उस एंजियोग्राफी में बता दिया गया कि आपके स्टेंट सही खुले हुए हैं और काम कर रहे हैं, ब्लॉकेज नहीं है, तो फिर आप रिलैक्स करें और ऐसा ऐसा अपनी वॉक शुरू करें और कोशिश ये करें कि जब वॉक करें तो खाली पेट हो, खाना आपने खाया। ठीक है सर, एक और कॉल ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। सर जी वालेकुम सलाम, कौन और कहाँ से बोल रही हैं? जी, ये मैं रावलपिंडी से बात कर रही हूँ। जी जी, नाम बता दें। मैं ब्लड प्रेशर की मरीज हूँ। जी जी। तो मैं 5 साल से लोपली, इजी डे और कैलान 80 की मॉर्निंग लेती हूँ और ओकी की शाम को कैलान लेती हूँ। तो इससे अब ये खाने से जरा मुझे कोई घबराहट ही होने लगता है। ठीक है, तो डॉक्टर साहब से ये पूछना था कि कैसे कंट्रोल की ये आपकी उम्र कितनी है? जी मेरी 60 उम्र है। 60। और जी ब्लड प्रेशर जो आप अब कैसा कंट्रोल में रहता है आपका? जी वो नॉर्मल है। वो नॉर्मल रहता है। ये जो केलान आप 80 मिलीग्राम में एक दफ़ा दिन में ले रही हैं या 2 दफ़ा ले रही हैं? 2 दफा, मॉर्निंग भी ले रही हूँ और इवनिंग। ठीक है, क्या ये किसी स्पेशल टाइम पे घबराहट होती है या किसी टाइम भी हो जाती है? नहीं, बस बार दफा टाइम हो जाता है, बार दफा मेडिसिन लेने के बाद भी घबराहट हो जाती है। ठीक है, आप इजी डे कौन सी डोज में ले रही हैं? जी इजी डे 50 मिलीग्राम। 50। आपको एस्थमा दमा तो नहीं है? नहीं जी, अस्थमा नहीं। ठीक है, ये बताएं आपका हार्ट रेट बहुत स्लो तो नहीं हो जाता, दिल की धड़कन की स्पीड बहुत कम तो नहीं हो जाती? स्लो नहीं कभी होती, जरा सी तेज हो जाती है कभी। ठीक है, क्या आप वॉक करती हैं? जी करते हैं, नॉर्मली थोड़ी। जी जी, तो कुछ चल लेती हैं 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर इतना चल लेती हैं? नहीं, इतना नहीं, इतनी नहीं करती हैं। ठीक है,
क्या चलने से या सीढ़ियाँ चढ़ने से आपको चेस्ट पेन वगैरह तो नहीं होती? नहीं नहीं, ये चेस्ट पेन नहीं होती है। खाना खाने के बाद छाती पे बोझ तो महसूस नहीं करती? नहीं जी, ये भी नहीं होता। ठीक है, मेडिसिन लेने के बाद जरा सी घबराहट सी होती। ठीक है। और क्या ये सुबह की मेडिसिन लेने के बाद कि शाम की मेडिसिन लेने के बाद? सुबह की मेडिसिन लेने के बाद घबराहट सी होती है। शाम को किलान खाने के बाद तो नहीं कोई मसला होता? नहीं। ठीक है। अपने लास्ट टाइम अपने ब्लड टेस्ट और एको वगैरह कब कराया था? जी मैंने 2 इयर्स पहले कराया। ठीक तो है। मेरे हार्ट वगैरह सब ठीक था, 60 के करीब मेरी वो धड़कन वगैरह, हाँ जी सब ठीक ठाक। ठीक है, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। प्रोग्राम सुनते रहिए, आपके सवाल का जवाब लेते हैं। सर रावलपिंडी से कॉल थी। 60 ईयर्स इनकी उम्र है। केलान सुबह शाम खाती हैं और इजी डे ब्लड प्रेशर के लिए लोपरिन लेती हैं। रिसेंटली घबराहट शुरू हो गई है। पूछना चाहते थे इस बारे में क्या क्या करना ना चाहिए? उसमें आपने वो कहते हैं सुबह के वक्त होती है, शाम को नहीं होती। तो इसका मतलब ये है कि सुबह जिस वक्त घबराहट होती है इन्हें अपना ब्लड प्रेशर चेक करना चाहिए और नब्ज़ भी चेक करनी चाहिए कि नब्ज़ क्या उस वक्त आहिस्ता है 60 से नीचे है या 90 से ऊपर है, ज़्यादा है, और ब्लड प्रेशर क्या 110-70 से ऊपर है और 140-90 से नीचे है कि नहीं है। हो सकता है कई दफ़ा जब वो 2 इकट्ठी गोलियाँ लेती हैं इजी डे और कैलान, उससे एकदम ब्लड प्रेशर कहीं का ड्रॉप होता हो। अगर ऐसी कोई चीज़ है तो इन दोनों का वक्फा कर दें, कम से कम एक जो है वो कैलान पहले ले लें, इजी डे को 1 घंटे 1.5 के बाद ले लिया करें, तो शायद इनका जो घबराहट है उसमें फ़र्क आए। लेकिन उन्होंने बताया कि 2 साल से टेस्ट नहीं करवाए। 2 साल से। हाँ, ये 2 साल तो बहुत लंबा गैप है। पता नहीं क्या कुछ बन चुका है अब तक, नालियाँ ब्लॉक हो गई हैं या हार्ट फैल गया है या हाथ कमज़ोर हो गया है। तो आपको भी अपने डॉक्टर साहब के पास जाकर सारे टेस्ट, खून के सारे टेस्ट करवाने चाहिए और अपना एको टेस्ट ज़रूर करवाना चाहिए, ECG ज़रूर करवानी चाहिए, पता चले कि कहीं हार्ट ब्लॉक तो नहीं हो रहा या कोई और चेंजेस ECG में तो नहीं आ रही, दवाई बदलने की ज़रूरत तो नहीं है। लेकिन ये सारा उस वक्त मुमकिन होगा जब आप प्रॉपर तरीके से अपना मायना जाके करवाएं और आपके ये सारे टेस्ट हों। और कोशिश ये किया करें कि हर 3 या 6 महीने के बाद अपने डॉक्टर साहब को ज़रूर दिखाया करें। ठीक है। हमारे पास हरीपुर से भी सर एक कॉल आई थी जिनका मई में उनका बाईपास हुआ था और 64 ईयर्स उन्होंने अपनी उम्र बताई थी और शुगर के मरीज़ थे। वो भी मशवरा करना चाहते थे कि उनको कैसे यानी क्या चेकअप कराते रहना चाहिए या क्या उसके लिए कैसे लेके चलना चाहिए? देखिए, जब आपको बाईपास और स्टेंट डलता है तो ये इसका ये मतलब नहीं कि आपकी बीमारी ख़त्म होगी या गायब होगी और अब आपको कुछ करवाने की ज़रूरत नहीं है। ये बीमारी आपने उस ब्लॉकेज का आर्जी तौर पे इलाज करवाया, उसको स्टेंट डलवा के नाली खुल गई, आपके सिम्टम ठीक हो गए और बाईपास करवाया ताकि आपको हार्ट अटैक ना हो। और ये बीमारी लेकिन सारी उम्र चलती रहती है। इन बाईपास के ऊपर भी बीमारी आके इन बाईपास को भी बंद कर सकती है और नई जगह भी बीमारी आ सकती है। इसी तरह स्टेंट भी बंद हो सकते हैं और नई जगह बीमारी आ सकती है। तो ये आपकी एहतियात और आपकी दवाइयाँ और ये सारी उम्र चलेंगी और इस पर आपने कोई सुस्ती नहीं करनी। खुराक में सादा खुराक रखनी है, दवाई अपनी बाकायदगी से लेनी है, रोज़ाना आधा घंटा पैदल चलना है। रोज़ाना नहीं कर सकते तो हफ्ते में 5 दिन ज़रूर कर लें। वज़न को ना बढ़ने दें, तली चीज़ें ज़्यादा ना खाएं, चिकनाई वाली चीज़ें ज़्यादा ना खाएं, गोश्त का इस्तेमाल कम करें। हफ्ते में 3 दिन से ज़्यादा गोश्त किसी सूरत में ना हो, वो छोटा मुर्गी का या मछली का। बाकी दिन दालें सब्जियाँ जो है वो इस्तेमाल करें। सिगरेट नोशी ना करें। अगर आपको ब्लड प्रेशर या शुगर है उसे कंट्रोल करके रखें और जो रात की नींद है उसको 6 से 8 घंटे पूरी करें। अगर ये सारी चीज़ें करेंगे तो आप बीमारी को काबू करके कंट्रोल करके रख सकते हैं और आपको ये बीमारी आपकी जो इलाज कराए उस पर अगर आएगी भी तो बहुत सालों के बाद आएगी या हो सकता है आई ना और आपकी नालियाँ या बाईपास या स्टेंट ऐसे ही खुले रहें। ठीक है सर, एक कॉल ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, मैं रियाज बात कर रहा हूँ वास्कन से। जी रियाज साहब, सवाल कीजिएगा। मैंने 2017 से 3 स्टंट डले हैं मुझे जी। तो सर मैं दवाई बाकायदगी से ले रहा हूँ, एक्सरसाइज भी बाकायदगी से कर रहा हूँ। मैंने एको कराया है जी। वो उसका इजेक्शन फ्रैक्शन है सर 55%। ठीक है। तो डॉक्टर साहब जिसने मैंने कराया वो कहता है आपको 2 माइनर अटैक हो चुके हैं। जी। तो लेकिन वो मैं तो शुगर पेशेंट हूँ, मुझे पता ही नहीं है। जी जी। तो क्या सर ये इसको जो मैं 55 से ऊपर ले जा सकता हूँ इसको कोई एक्सरसाइज वगैरह करके या कोई एहतियात वगैरह करके? जी, क्या आप मेडिसिन रेगुलरली खाते रहे? जी बिल्कुल रेगुलर खा रहा हूँ। ठीक है। और सिगरेट वगैरह तो नहीं इस्तेमाल कर रहे? नहीं सर, सिगरेट नहीं पीता। ठीक है। वॉक करते हैं? वॉक रेगुलर कर रहा हूँ सर। ठीक है। आपकी रियाज साहब उम्र कितनी है? 61 है सर। 61? जी सर।
ठीक है। और ये बताइए कि चलने फिरने पे आजकल आपको कोई दर्द शर्त तो नहीं होती? कुछ भी नहीं होता सर, चलने फिरने से कुछ भी नहीं होता सर। ठीक है। आपने रिसेंटली कोई अपना चेकअप कराया है कार्डियोलॉजिस्ट को? कोई ईटीटी टेस्ट या कोई टेस्ट किया उन्होंने आपका? मैंने रिसेंटली इको कराया 2 दिन पहले सर। ठीक है, ठीक हो गया। इको से जो है ना वो 55% कह रहे हैं तेरा दिल काम कर रहा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। प्रोग्राम सुनते रहिए, आपके सवाल का जवाब लेते हैं। सर रियाज साहब थे, इन्होंने वाकई से कॉल की। 60 इयर्स इनकी उम्र है और 2017 में 3 स्टेंट डले थे। इनका 55% EF है जो कि इन्होंने रिसेंटली कराया, और बाकी वैसे इनको कोई सिम्टम्स नहीं है। आई थिंक इनको वो ये था कि जी वो 5% क्यों कम है और क्या छोटे माइनर हार्ट अटैक में। देखिए 55% को भी आप नॉर्मल ही समझे कि आपका बिल्कुल नॉर्मल है। वो हो सकता है कहीं छोटा मोटा जब आपने स्टेंट डलवाया उस वक्त इशू हुआ हो, लेकिन ये इसको आप इसको बढ़ा नहीं सकते। बस यही जो आप कर रहे हैं ये करते रहें, एहतियात करें, दवाई बाकायदगी से लेते रहें, वॉक करें, नींद अपनी जो है वो पूरी करें, 6 से 8 घंटे पूरी करें। सिगरेट इन्होंने पहले ही जो है वो बंद किए हुए हैं, तो होपफुली आई थिंक इससे आपकी तबीयत अच्छी रहेगी, सेहत अच्छी रहेगी। इसके अलावा और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। बस दवाई अपनी बाकायदगी से इस्तेमाल करते रहें और बाकायदगी से अपने डॉक्टर साहब को दिखाते रहें। ठीक है सर, एक ईमेल को शामिल करना चाहूँगा प्रोग्राम में। हमारे जेलम से मैसेज किया, ईमेल की। 41 इयर्स उम्र है और राजा सरफराज साहब की, और इन्होंने बताया कि इनको चलने से, तेज़ चलने से बाजू में नमनेस राइट आर्म में फील होती है, और ये इस बारे में पूछना चाहते थे कि क्या दिल का सिम्टम हो सकता है और उन्हें क्या टेस्ट कराने चाहिए। बिल्कुल, आई थिंक ये दिल का सिम्टम हो सकता है। पहले डॉक्टर साहब को जाके चेक करवाएं, अपना ब्लड प्रेशर, शुगर और ECG करवाएं, और साथ ही साथ इनके जो एको और ETT जो है टेस्ट शुरू होने चाहिए। चलने पे जो बाजू में नमनेस आए और रेस्ट करने से ठीक हो जाए, वो दिल की वजह से हो सकता है, और उसको रूल आउट करना या उसका शक निकालना बहुत ज़रूरी है। सर प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है, मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। नाजरीन, उम्मीद है आपको आज का प्रोग्राम अच्छा लगा होगा। अगर आपकी टेलीफोन नहीं मिली तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है cardiaclinic@k2.tv। हर जुमेरात को हम लाइव प्रोग्राम में हाज़िर होते हैं। अभी प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है, मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।